मोस्ट वॉइस के सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरी तरफ से जोहार, नमस्कार। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। राजस्थान से शुरू हुए और अभी देश भर में अनेक राज्यों में प्रकाशित हो रहे राजस्थान पत्रिका में आज एक संपादकीय प्रकाशित हुआ है, जो पहले पेज से लेकर के संपादकीय पृष्ठ तक चला है। काफ़ी बढ़ा, जो आमतौर पर लिखा जाता है उससे दुगने तिगने शब्दों के अंदर उस संपादकीय को राजस्थान पत्रिका के मालिक श्री गुलाब कोठारी जी के द्वारा लिखा गया है। आज 28 अप्रैल 2020 के राजस्थान पत्रिका को आप देखेंगे तो आपको पूरा पढ़ने को मिलेगा। इसमें आरक्षण व्यवस्था जो संविधान द्वारा प्रदत्त है, सामाजिक प्रावधान जो है सामाजिक न्याय के, उन पर मनमाने तरीके से कड़ा प्रहार किया गया है। अपनी वितृष्णा को, अपनी कुंठा को उसमें राजस्थान पत्रिका के मालिक ने जाहिर करने का प्रयास किया है। तो उसी के संदर्भ में मैं आज आपके सामने मोस्ट वॉइस के माध्यम से बात कर रहा हूं। और सबसे पहले तो मोस्ट वॉइस की ओर से और वंचित समुदायों की ओर से और अखरक्षक सामाजिक संगठन के लाखों समर्थकों की ओर से हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इन्होंने प्रेस का दुरुपयोग करते हुए जिस तरीके से देश की 90% वंचित आबादी जो अपने हकों से वंचित है, उसको जो सामाजिक पिछड़ेपन के कारण, शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण संविधान द्वारा प्रदत्त जो व्यवस्था है उसको छीनने के लिए केंद्र सरकार को उकसाने वाला संपादकीय लिखा है, जो निंदनीय है, असंवैधानिक है। उसकी घोर निंदा करते हैं और हर बुद्धिजीवी जो इंसाफ में विश्वास करता है, जो संविधान में विश्वास करता है, वो उसकी निश्चित रूप से आलोचना करेगा। और नहीं करता है तो वो या तो तुष्टीकरण का शिकार है, और यदि वंचित वर्गों का है और फिर भी वो ऐसी कोई नहीं करता है, घोषणा या निंदा नहीं करता है, तो वो उन लोगों का गुलाम है जिन लोगों ने वंचित वर्ग को गुलाम बनाने की व्यवस्था बना रखी है। गुलाब कोठारी जी के लेखन से ऐसा ज्ञात होना है, पता चलता है कि उन्होंने ब्राह्मणी ग्रंथों का जितना अध्ययन किया है, यदि उसका एक अंश भी संविधान को पढ़ लिया होता तो ऐसा संपादकीय नहीं लिखते, मेरा ऐसा मानना है। गुलाब कोठारी ने जहाँ ब्राह्मणों की लिखित उन ग्रंथों का जिसमें कर्म फल सिद्धांत, पुनर्जन्म, एक इंसान कीट पतंगों का जन्म लेता है, इस तरीके की बेहुदा बातें समाज में फिर से प्रतिस्थापित करने को प्रतिबद्धता दिखाई है, वहीं दूसरी ओर भारत के वंचित तबके जो भारत में की राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था में हिस्सेदारी देने की साफ तौर पर खिलाफत की है। उन लोगों को जो संविधान द्वारा सामाजिक न्याय की अवधारणा है उसको स्थापित करने के बजाय उसकी खिलाफत करने का प्रयास किया है। यहाँ तक कि कोठारी ने इस बात पर भी दुख व्यक्त किया है कि लोग शिक्षा प्राप्त कर करके बेरोजगार हो रहे हैं, यानी वंचित वर्ग के लोगों को शिक्षा भी प्राप्त नहीं होनी चाहिए। ये बहुत दुखद और गुस्सा पैदा करने वाली और समाज में विद्रोह पैदा करने वाली स्थिति है। आज कोरोना में जब सब घरों पे बंद हैं, उसका सड़कों पे आकर के विरोध नहीं कर सकते हैं, उसका उन्होंने स्थिति को दुरुपयोग किया है। कोठारी के संपादकीय का एकमात्र लक्ष्य मुझे ऐसा लगता है, भारत में जो 10% कथित मेरिटधारी जो वंचक हैं, वंचित समुदायों की सारे हकों को छीनने के लिए जो जिम्मेदार हैं, उन लोगों के हाथों में सत्ता और प्रशासन और आर्थिक व्यवस्था किसी भी तरीके से छिटके नहीं, बल्कि उन्हीं के हाथों में बनी रहे। एकमात्र यही लक्ष्य उनके संपादकीय का मुझे लगता है। वो गुलाब कोठारी समानता की बात करते हैं, बड़े आश्चर्य की बात होती है। जिनका अखबार हर दिन क्या क्या लिखता है, क्या किस तरीके की बातें अपने अखबार में छापता है, ये आपको पढ़ते होंगे तो जानते होंगे, लेकिन मैं आज उल्लेख करना चाहता हूँ। आए दिन राजस्थान पत्रिका में आप देखेंगे कि ब्राह्मणों को पोषित करने वाला ज्योतिष, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, पंडित पुरोहिताई का जो धंधा है वो फलता फूलता रहे, उसके लिए लगातार जो है ग्रह नक्षत्रों, मुहूर्तों, पूजा पद्धति, इन चीज़ों को किस तरीके से आम जनता अपनाए, पाठक अपनाए, इनमें खोए रहे, इस पर आधे आधे एक पेज की सामग्री प्रकाशित की जाती है। यही नहीं, ब्राह्मणों के साथ साथ ब्राह्मणों से जुड़कर के काम करने वाला जो वणिक समुदाय है, जो धंधा करता है, जिसका एकमात्र मकसद व्यापार करना है, यानी कमीशन खाना है, मुनाफा खाना है, वो दोनों किस तरीके से फले फूले, इसके लिए राजस्थान पत्रिका में लगातार इस बात की जानकारी दी जाती है कि कौन से दिन, कितने बजे, किस ग्रह नक्षत्र में किस वस्तु की खरीदारी करने से पुण्य का लाभ मिलता है, शुभ होता है, जिससे कि जहाँ नक्षत्र जानने के लिए ब्राह्मणों के पास परिक्रमा करते रहे, वहीं व्यापारी का व्यापार चलता रहे। और देखिए, भारत में एक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो इसी विचारधारा को पोषित करता है, जो न तो कोई सरकारी निकाय है, सरकारी उपक्रम है, और न ही कोई संवैधानिक संस्था है।
लेकिन राजस्थान पत्रिका में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े बहुत सारे जो संगठन हैं, उनमें से कोई अदना सा भी पदाधिकारी कोई एक शब्द भी बोल देता है, कोई 2 लाइन भी बोल देता है, तो उसको प्रथम पेज पर प्राथमिकता दी जाती है। कारण कि ये सभी संगठन कट्टरता और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रचारक हैं और पोषक हैं, और इनके पदाधिकारी भी उसी कार्य को आगे बढ़ाते हैं, और यही एकमात्र लक्ष्य कोठारी जी का है। और इसके विपरीत जो है वंचित वर्ग के जो लोग हैं, जिनकी आबादी इस देश में 90% के लगभग 85 से 90% मानी जाती है, बल्कि मेरा मानना है 90 से भी ऊपर है, उनके हितों के उत्थान के लिए जो काम करने वाले संगठन हैं या लोग हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा लाखों लाखों लोगों की उपस्थिति में या बड़े परिश्रम से जो धरने दिए जाते हैं या कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उनकी खबरों को जानबूझ करके राजस्थान पत्रिका में अंदर के पृष्ठों पर कई एकाध कालम में जगह दी जाती है, या दबा दिया जाता है, या इस तरीके से उसको संपादित किया जाता है कि जो मूल मकसद होता है, जो आयोजन का या वक्ता का मकसद होता है, वो सामने ही नहीं आ पाता है। और ये गुलाब कोठारी समानता की बात करते हैं, वो गुलाब कोठारी जिनकी राजस्थान पत्रिका की धर्म की चादर ओढ़ करके पहले से ही वंचित समुदायों के प्रति समाज में वैमनस्यता, भेदभाव को बनाए रखने के बीज बोने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, उससे अधिक आशा भी क्या की जा सकती है। इशारों ही इशारों में देखिए इनकी साहस, देखिए इशारों इशारों में भारत सरकार को कोरोना के लॉकडाउन के दौरान जो वैश्विक महामारी हम झेल रहे हैं, उस दौरान वो उद्वेलित करते हैं केंद्र सरकार को कि ये कठोर निर्णय लीजिए और आरक्षण को समाप्त कर दीजिए। ये उकसाने के लिए संपादकीय लिख रहे हैं, केंद्र सरकार को उकसा रहे हैं कि बहुत बड़ा डिसीजन है, जैसे राष्ट्रहित इससे ही होगा, इसके बिना राष्ट्रहित होने वाला नहीं है। भारत के वंचित समुदायों के लोगों को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि गुलाब कोठारी जो इतना बड़ा पेपर प्रकाशित करते हैं, ये पेपर इतना बड़ा कैसे बना, इस पेपर को तथा गुलाब कोठारी को इतनी असंवैधानिक बातें लिखने की ताकत कहाँ से मिलती है, ये कहाँ से इतना ताकत मिल गई इनको कि कुछ भी लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट दर्ज करो तो वो पुलिस रिपोर्ट नहीं करती है। सत्ता में इनकी इतनी पकड़ है, प्रशासन में इतनी पकड़ है। तो ये समझने वाली बात है। सबसे पहले किसी भी समाचार पत्र को, राजस्थान पत्रिका को भी, जो संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत जो राइट टू स्पीच दिया है, उसी से इनको ताकत मिलती है, उसी से संवैधानिक अधिकार मिलता है और इन्हें अपनी बात कहने का और लिखने का हक मिलता है। लेकिन शायद गुलाब कोठारी को इतना अहंकार हो गया कि वे राइट टू स्पीच के मूल अधिकार की मूल भावना को ही भूल गए। उन्होंने संविधान को पढ़ने की जरूरत नहीं समझी, और यदि पढ़ा तो उसका आदर करना जरूरी नहीं समझा। जब भी हम हमारे पक्ष को लिखकर इन्हें भेजते हैं, कभी भी प्रकाशित नहीं करते हैं। पाठक पत्रों में कहीं शामिल कर दी जाती है 2-4 लाइनें जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, जबकि ये वंचित वर्ग के लोगों की जो बातें होती हैं, वंचित वर्ग के लोगों के जो खिलाफ बातें होती हैं, उनको बढ़ चढ़कर पहले पेज पे जिस तरीके से स्थान देते हैं, न मात्र दूसरे लेखकों के लेखों में, बल्कि दूसरे सामाजिक न्याय विरोधी संगठनों के वक्ताओं के वक्तव्यों के माध्यम से, बल्कि आज तो इन्होंने सारी सीमाओं को लांघ करके खुद ने ही एक बड़ा संपादकीय लिखा। तो मैं इस समय ये मोस्ट वॉइस के जरिए बताना जरूरी समझता हूं कि संविधान के जो अनुच्छेद 19 में वर्णित राइट टू स्पीच है, उस मूल अधिकार की व्याख्या करते हुए 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बना मनु भाई शाह के मामले में एक निर्णय सुनाया था। तो विद्वान निष्पक्ष जज थे उस समय निर्णय सुनाने वाले, वो इनकी मानसिकता के नहीं थे, शायद इनको वो पसंद नहीं आए होंगे, इसलिए ऐसे निर्णयों को ये सार्वजनिक भी नहीं करते मीडिया वाले। उसमें सुप्रीम कोर्ट का साफ शब्दों में कहना है कि अनुच्छेद 19(1) कि क्या जो उपअनुच्छेद है, उसमें जो मूल अधिकार उद्धृत किया गया है राइट टू स्पीच का या लिखने का या प्रेस की स्वतंत्रता का, जिसमें केवल आपको जो है सूचना देने का ही, यानी खबरें छापने का ही अधिकार नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उसमें सूचना पाने का भी अधिकार है पाठकों का, या जो जानना चाहते हैं तो वो सूचनाएं कब सही मिलेंगी, जब एक पक्षीय सूचनाएं देंगे तो सूचनाएं नहीं मिलेंगी। बल्कि उन्होंने कहा है राइट टू स्पीच के अंदर जो एक पक्ष के बातें आप छापते हो, यदि दूसरे पक्ष के आपके पाठक या आम लोगों की भावनाएं आहत होती हैं और वो चाहते हैं कि उनके विचार भी उसमें छापे जाएं, तो न मात्र उनको छापना है, बल्कि जितना आपने एक पक्ष के लिए स्थान दिया है, एक विचार के लिए स्थान दिया है, उतना ही स्थान उस विरोध करने वाले पक्ष के या दूसरे पक्ष के लोग हैं उनके, जितनी बार वो चाहें उतनी स्थान उनको देना बहुत ज़रूरी है। कोई भी समाचार पत्र सभी पक्षों के विचारों को समान रूप से स्थान देने से इनकार नहीं कर सकता, और सुप्रीम कोर्ट का कहना है यदि वो ऐसा करता है तो ऐसा कृत्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के भाग उपअनुच्छेद 1 के उपअनुच्छेद क का उल्लंघन माना जाएगा, और ऐसा उसका कृत्य है, वो असंवैधानिक है। और सरकार को ये
अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस तरीके से संविधान का उल्लंघन करने वाले समाचार पत्र का प्रकाशन बंद किया जा सकता है। ये मामला यहाँ पर लागू होता है क्योंकि हम जब भी ये गुलाब कोठारी जी लिखते हैं उनके विरुद्ध, जब भी विरुद्ध नहीं, हम हमारा पक्ष रखते हैं कि आपने गलत छापा है, असंवैधानिक छापा है, तो उसको छापने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के उक्त निर्णय के प्रकाश में मैं एक नागरिक की हैसियत से गुलाब कोठारी से सार्वजनिक रूप से मांग करता हूं कि उन्होंने जो सामाजिक न्याय के संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत संपादकीय लिखकर अपने पेपर का जितना स्थान आरक्षित समुदायों के खिलाफ जहर उगलने तथा आरक्षितों के विरुद्ध भड़काने हेतु उपयोग किया है, बल्कि मैं कहता हूं दुरुपयोग किया है। क्या गुलाब कोठारी सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त निर्णय का पालन करते हुए राजस्थान की प्रमुख जाति समुदाय जो है जिनको उन्होंने उल्लेख किया है, गुर्जर, मीणा, एससी, ओबीसी समुदाय के विद्वान लेखकों और सामाजिक संगठनों के विचारों को उतना ही स्थान अपने पहले पन्ने पर लगातार 7 दिन तक देंगे जितना कि उन्होंने उसके खिलाफ भड़काने में इस्तेमाल किया है। और यदि आप नहीं देते हैं जगह तो आपको समानता की बात कहने का कोई नैतिक हक नहीं है। आपके अखबार के माध्यम से इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती हैं। मैं इस बारे में एक उदाहरण आपको बताना चाहूँगा जिससे गुलाब कोठारी राजस्थान पत्रिका की हकीकत आपके सामने आ जाएगी। हमारे एक मित्र हैं शर्मा जी, उनका पूरा नाम लेकर मैं किसी को विवादों में या सार्वजनिक रूप से अपमानित करने या उनकी समस्या खड़ा नहीं करना चाहता पर्सनल लाइफ में। एक बार मुझे उन्होंने कहा कि आप अच्छे अच्छे लेख लिखते हो, आपके सोशल मीडिया पे मैंने देखे हैं, कई साप्ताहिक पाक्षिक समाचार पत्रों में आपके आर्टिकल्स छपते हैं, तो क्यों नहीं आप राजस्थान पत्रिका में अपने अखबार प्रकाशित करने के लिए दें। तो मैंने कहा शर्मा जी, मेरे नाम के आगे मीणा लगा हुआ है, हम आदिवासी लोगों को राजस्थान पत्रिका जगह नहीं देता है, वहाँ पर ब्राह्मणों और बनियाओं के समाचार पत्र छपते हैं, उन्हीं की खबरें छपती है, उन्हीं के आर्टिकल्स छपते हैं। तो उन्होंने कहा, हंसने लग गए, बोला ऐसा नहीं होता है, ये आपको गलतफहमी है, राजस्थान पत्रिका एक निष्पक्ष समाचार पत्र है, आप लेख भेजिए। मैंने उनको एक आर्टिकल जो बना हुआ था संयोग से टाइप किया हुआ, मैंने उनको प्रिंट करके दिया, नीचे नाम लिखा, दस्तखत कर दिए और रजिस्ट्री के पैसे दे दिए, ये लीजिए पैसे और आप खुद रजिस्ट्री कर दीजिए अपने नाम से लिख करके। उन्होंने मेरे सामने लिफाफे में बंद किया। संयोग से उसी समय डाक देने के लिए डाकिया मेरे घर पे आया, हम ऑफिस में बैठे हुए थे, उस डाकिया को हमने दे दिया, भैया इसकी रजिस्ट्री कर देना, कल रसीद ला देना और आप इसको भिजवा देना। वो समाचार पत्रिका के लिए डिस्पैच हो गया, रसीद हमारे पास आ गई। शर्मा जी ने पूछा 7 दिन हुए, 10 दिन हुए, डॉक्टर साहब वो अखबार में आपका आर्टिकल नहीं छपा। मैंने भैया छपेगा कैसे, मैंने तो पहले ही मना कर दिया था। 2 महीने तक इंतजार किया, वो समाचार पत्र में हमारे आर्टिकल को एक लाइन भी नहीं छापी। फिर मैंने उन शर्मा जी से कहा कि शर्मा जी आप अन्यथा ना लें और सच्चाई जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ऐसा करो, उसी पूरे आर्टिकल को मैं मेल पे आपको भेजता हूं, आप मेरा नाम हटा करके अपना नाम लिख दीजिए लेखक के रूप में, दस्तखत करके आप भेज दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। देखिए राजस्थान पत्रिका क्या करता है। शर्मा जी ने मेरी बात मानी, सच्चाई जानना चाहते थे, वो मेरे प्रति सद्भावी थे। उन्होंने वही आर्टिकल अपने नाम से, गुलाब कोठारी जी के नाम से राजस्थान पत्रिका में छाप दिया। आश्चर्यजनक रूप से तीसरे दिन वो राजस्थान पत्रिका में शर्मा जी के नाम से प्रकाशित हो गया और कुछ समय बाद में उसके पारितोषिक के रूप में शर्मा जी के पास में उसका चेक आ गया। फिर शर्मा जी ने माना कि हाँ बिल्कुल ये तो भेदभाव होता है आप लोगों के साथ में, प्रतिभा के साथ अन्याय है। ऐसे प्रतिभा के साथ अन्याय करने वाले राजस्थान पत्रिका के मालिक और प्रकाशक इस तरीके की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, उनको कोई हक नहीं है इस तरीके की बात करने का। तो संविधान, पहली ताकत जो किसी भी समाचार पत्र को मिलती है वो संवैधानिक मूल अधिकार से मिलती है। उस मूल अधिकार का बेजा दुरुपयोग किया जा रहा है इन गुलाब कोठारी जी के द्वारा। इसलिए ये बात आपको समझने की है कि हमारी तरफ से आवाज़ उठाई जाए हर मुद्दे पर वंचित समुदायों की ओर से कि ये इसको चुनौती दी जाए कोर्ट में जाकर के कहीं भी। और दूसरा जो ऐसे अखबार गुलाब कोठारी या बड़े बड़े जो समाचार पत्र उद्योगपतियों के द्वारा चलाए जाते हैं, व्यापारियों द्वारा, उनको कहाँ से ताकत मिलती है? दूसरी ताकत मिलती है विज्ञापनों के जरिए, जो सरकार से मिलते हैं, उद्योगपतियों से मिलते हैं, व्यापारियों से मिलते हैं, सामाजिक आयोजन करने वालों के कार्यक्रमों से मिलते हैं, और जिस पर कोई रोक नहीं लगा सकता क्योंकि राजस्थान पत्रिका जैसे अखबार इन्हीं के इशारों पर, इन्हीं के धन से, इन्हीं के सहयोग के लिए और इन्हीं के लिए प्रकाशित होते हैं। अब तीसरी जो ताकत मिलती है वो कहाँ से मिलती है, समझने वाली बात है किसी भी समाचार पत्र को। ये बहुत गंभीर और विचारणीय है। राजस्थान पत्रिका सहित किसी भी समाचार पत्र की असली ताकत होती है उसके पाठक, जो हम यानी इस देश के वंचित समुदायों के लोग हैं, जिनकी आबादी इस देश में 90% है। मगर कितना दुखद आश्चर्य की बात है कि जो राजस्थान पत्रिका और उसका मालिक गुलाब कोठारी, हम वंचितों के खिलाफ जहर उगलते हैं, हम उसी के पेपर को पढ़कर उसी को ताकत प्रदान करते हैं, उसी को मजबूती प्रदान करते हैं। यदि राजस्थान पत्रिका की पाठक संख्या नहीं हो, जितनी पाठक संख्या वो झूठ फूट गढ़ करके बताते हैं और वास्तव में जो है
न हो तो कोई विज्ञापन देना तो दूर, इनकी तरफ झुकना बंद कर देगा, देखना बंद कर देगा, ये अखबार छापने की इतनी हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन देश के बहुसंख्यक वंचित समुदायों के विरुद्ध असंवैधानिक भाषा का जो दुरुपयोग कर रहे हैं उसके प्रति हम चुप बैठे हुए हैं। ये ब्राह्मणी व्यवस्था को लागू करने का साहस जुटाने का जो हिम्मत जुटा रहे हैं वो भूल जाएंगे, अखबार निकालना भूल जाएंगे। याद रहे हम पाठक ही इनकी असली ताकत हैं। जो संवैधानिक ताकत है तो तब मिलती है, सिर्फ वो तकनीकी तौर पे आपको छापने का अधिकार मिलता है, लेकिन बिना पाठकों के संवैधानिक मूल अधिकार का प्रेस छापने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। विज्ञापन कोई देने वाला नहीं है, तो प्रथम तो दोनों ताकतें उनको मिलती है, उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। असली ताकत, असली प्राणवायु, असली ऑक्सीजन जो है वो हमसे मिलती है, पाठकों से। इसलिए हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे अखबारों का जहाँ एक और बहिष्कार किया जाए भाई, और इनको मजबूर किया जाए कि अपने संवैधानिक अधिकारों और फर्जों का भी ध्यान रखें। मैं हकरक्षक दल के राष्ट्रीय प्रमुख की हैसियत से केवल इससे ही नहीं बल्कि वंचित समुदाय का एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल मीणा, जिसको आप आदिवासी ताऊ के रूप में स्नेह और प्रेम देते हो, एक बात जरूर कहना और जरूरी समझता हूँ, बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि सभी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, इन धूर्त लोगों की धार्मिक कुनीतियों को उकसावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को विखंडित करने के लिए इन समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आपस में उकसाया जाता है। धर्म एक ऐसा विषय है जिसके आधार पर हमें आसानी से खंड खंड किया जा सकता है। अतः धर्म को व्यक्तिगत मामला मानते हुए हमें एकजुट होना होगा। इनके षड्यंत्रों से वंचितों को अपने आप के वजूद को बचाते हुए संवैधानिक हकों के लिए एकजुट होना होगा। आज से ही पत्रिका जैसे समाचार पत्रों जो झूठ फैलाते हैं, असंवैधानिकता फैलाते हैं, धूर्तता फैलाते हैं, वैमनस्यता फैलाते हैं, और इनके समर्थकों से हमें दूरी बनानी होगी। साथ ही हमें अपनी आवाज़ को ताकत प्रदान करते हुए अपनी खुद का मीडिया भी खड़ा करना होगा। मोस्ट वॉइस इसी दिशा में एक बहुत छोटा सा प्रयास है, अल्प सा प्रयास है। अंत में मैं एक बात जोर देकर कहना जरूरी समझता हूं कि जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहां 3M यानी ट्रिपल M निर्णायक भूमिका निभाते हैं। किसी भी लोकतंत्र के अंदर ट्रिपल M जो है बहुत निर्णायक भूमिका निभाते हैं, इनको याद रखना चाहिए। 3M है मैन पावर, मसल पावर और मनी पावर। मैन पावर यानी कि जनबल, जिसे लोकतंत्र में वोट की ताकत कहा जाता है, सबसे ज़्यादा हम वंचित लोगों के पास है। दूसरी होती है मसल पावर यानी बाहुबल, दूसरे शब्दों में कहें तो डंडे की ताकत, जो सबसे ज़्यादा वंचित वर्गों के पास है। चाहे फौज हो या पुलिस हो, हर जगह पर डंडा या राइफल हमारे कंधों पर चलाया जाता है, यानी हमसे ही चलवाया जाता है। अब ये अलग बात है कि उस ताकत का कहाँ और किस तरीके से उपयोग हो रहा है, विद्वान लोग इसको समझ सकते हैं। और तीसरी ताकत होती है मनी पावर। बेशक मनी पावर अर्थात धनबल के मामले में हम थोड़े पीछे हैं, क्योंकि हमारे पास पसीने से कमाई हुई दौलत है, हमारे एक एक पैसा जोड़कर कमाया हुआ पैसा है, जिसका नाप शनाप उपयोग हम नहीं कर सकते, दुरुपयोग हम नहीं कर सकते हैं। जबकि हमें हमेशा गुलाम बनाकर रखने के षड्यंत्रों में शामिल जो लोगों के पास बेशुमार काला धन है। मगर यह भी बड़ी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि जिस दिन हम जनबल यानी वोट की ताकत को समझ लिया, उस दिन शेष सभी ताकतें गौण हो जाएंगी, हमारी सेवा में चाकरी करने लगेंगी, हाजिरी देने लगेंगी। अतः आज से ही हमें प्रतिज्ञा करनी होगी कि हम न तो राजस्थान पत्रिका जैसे वंचित समुदायों के हकों को विरुद्ध प्रकाशित समाचार पत्रों को पढ़ेंगे, नहीं किसी को पढ़ने को प्रेरित करेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि इनके जैसे सामाजिक सौहार्द के विपरीत वैमनस्यता पैदा करने वाले समाचार पत्रों का खुल करके बहिष्कार किया जाए। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। राजस्थान पत्रिका तो बहुत छोटी सी ताकत है। जनता की एकजुट ताकत के आगे झुकना सत्ता की मजबूरी है। बड़े बड़े तानाशाह जनता की ताकत के आगे झुक जाते हैं, तो हम क्या करें? मेरा तो एक ही अनुभव है, आखिर हम कब तक से सकते रहेंगे? बोलोगे नहीं तो कोई सुनेगा कैसे? लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? एक ही बात याद रखें, जनता की एकजुट ताकत के आगे झुकना सत्ता की मजबूरी है। जय भारत, जय संविधान, नर नारी सब एक समान। हमारा मकसद साफ, सभी के साथ इंसाफ। तो हमें ये इंसाफ के लिए काम करना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज पत्रिका को जिस तरीके से हमें जवाब देने की ज़रूरत थी, मैंने अपने तरीके से उसको जवाब देने की कोशिश की है, संवैधानिक तरीके से। यदि आपको अच्छा लगे तो इस विचार को आगे बढ़ाएं, आगे पहुंचाएं, जिससे कि लोगों को पता लगे कि राजस्थान पत्रिका क्या करता है, क्या नहीं कर सकता है। आदिवासी ताऊ डॉक्टर पुरुषोत्तम मीणा की तरफ से सभी को जोहार, नमस्कार, दुआ सलाम, प्रणाम।